viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you non-finite verbs. लेकिन इन non-finite verbs को समझने से पहले हमें verbs का classification समझना होगा। देखिए verbs को हम टू बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूज। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स, यू नो, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, and helping verbs are further divided into two parts, primary auxiliary verbs and modals, and then linking verbs. This is the classification of verbs on the basis of their function. लेकिन एक और उसका क्लासिफिकेशन होता है जो उनके यूज के बेस पर होता है कि हमने उनको यूज कैसे किया हुआ है। तो यूज के बेसिस पे उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। देखिए ये है आपका जो ग्राफिक्स है, ये क्लासिफिकेशन का ग्राफिक्स है। अगर हम वर्ब्स को देखते हैं तो वर्ब्स को हम उनके यूज के बेस पर बेसिकली टू काइंड्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका, ये देखिए, फाइनाइट वर्ब्स और एक है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए ये नॉन फाइनाइट है तो उनके यूज के बेस पर हम उन्हें टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब बात यह है कि हमें यही पता नहीं है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर 2, 3, 4 वर्ब्स आई हुई हैं, आप उस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दीजिए और टेंस चेंज करने पर जो वर्ब्स चेंज हो जाएंगी वो फाइनाइट हैं और टेंस के चेंज करने पर जो चेंज नहीं होंगी वो नॉन फाइनाइट हैं। ओके, अब देखिए उसी वर्ब को आप किसी सेंटेंस में फाइनाइट की तरह यूज करते हैं, उसी को दूसरे सेंटेंस में नॉन फाइनाइट की तरह यूज करते हैं। जैसे देखिए ही एंटर्ड द रूम साइलेंटली। अभी एंटर आपका फाइनाइट है क्योंकि इसका टेंस चेंज करके देखिए सिंपल प्रेजेंट में लाएंगे तो हो जाएगा ही एंटर्स। सो एंटर्ड से क्या हो गया, एंटर्स। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस करिए तो ही इज एंटरिंग द रूम साइलेंटली। ओके, फिर देखिए ही वांट्स टू एंटर माय रूम। अब आप टेंस चेंज करिए, he wanted to enter my room, he will want to enter my room। तो want केवल चेंज होगा लेकिन enter चेंज नहीं होगा। इस सेंटेंस में enter आपका नॉन फाइनाइट, ठीक है। he is going to market to buy some vegetables। is going यहां पर फाइनाइट है क्योंकि टेंस बदलेंगे तो सिंपल पास्ट में लाइए, he went to market to buy some vegetables, लेकिन to buy नहीं चेंज हुआ, ये आपका नॉन फाइनाइट है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में वही आपका जो गो है वो नॉन फाइनाइट हो सकता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ पिकनिक, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ पिकनिक। यहां वांट फाइनाइट है लेकिन टू गो आपका नॉन फाइनाइट है। सो इट डिपेंड्स ऑन अस वेदर वी आर यूजिंग अ वर्ब एज अ फाइनाइट वन और एज अ नॉन फाइनाइट वन। हम उसको फाइनाइट की तरह यूज कर रहे हैं या नॉन फाइनाइट की तरह। हम फाइनाइट वर्ब्स को यहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमको स्टडी करना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, इसलिए हम इनके क्लासिफिकेशन में आगे प्रोसीड करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक है आपका, ये आप देख रहे हैं, इन्फिनिटिव। ओके, एक है आपका ये इन्फिनिटिव और दूसरा है आपका ये जेरंड। ओके, दूसरा है आपका जेरंड और तीसरा है आपका पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल लिखा हुआ है लेकिन ये प्लूरल है, पार्टिसिपल्स। ओके, अब जरा इनको देखिए। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइप्स का हो जाता है। एक है आपका सिंपल इन्फिनिटिव और एक है आपका क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। ये भी देखिए 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये भी आपका 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो फिर हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर यही 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन की तरह काम करेगा तो सिंपल इन्फिनिटिव कहेंगे इसको,
और अगर ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करेगा तो फिर इसे हम कहेंगे क्वालिफाइंग इंफिनिटिव। ओके, अब आइए जेरंड। जेरंड क्या है? ये आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और इधर आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो फिर हम इनको भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल ठीक इस सिंपल इंफिनिटिव की तरह, जैसे ये नाउन का काम करता है ऐसे ही जेरंड भी आपका नाउन का काम करता है। तो अगर आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगा तो उसे जेरंड कहेंगे, और अगर वो आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा तो फिर उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर पार्टिसिपल्स का पूरा अगर डिवीजन देखेंगे तो एक है आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, जो देखने में जेरंड जैसा लगता है, और आपका एक है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और एक है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आपका हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये इसका एक्टिव फॉर्म है, इसका पैसिव फॉर्म होता है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें बीन और ऐड हो जाता है। ठीक है, ये इसका पैसिव फॉर्म है, क्योंकि कहीं हमें पैसिव फॉर्म की भी जरूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से ये जो इन्फिनिटिव है इनका भी पैसिव फॉर्म होता है। ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव फॉर्म है, टू बी थर्ड फॉर्म ये इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म होता है, टू बी थर्ड फॉर्म। टू डू, टू बी डन, ओके, टू अचीव, टू बी अचीव्ड, ऐसे तो पैसिव फॉर्म भी होता है इनका। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें इन्फिनिटिव का स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटिव क्या है जरा देखते हैं। An infinitive is first form of the verb preceded by to. It works as double part of speech such as verb noun, verb adjective और verb adverb। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फिनिटिव जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, हम पहले बता चुके हैं। प्रिसीडेड बाय टू, इसके पहले टू आता है, यही बता चुके हैं। लेकिन ये अभी नहीं बताया आपको डबल पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो सब के सब डबल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल काम करते हैं, ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे आप जानते हैं इन्फिनिटिव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब तो है ही है। जेरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब तो है ही। पार्टिसिपल वर्ब तो है ही। तो एक काम तो वो ये सारे के सारे वर्ब का करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक काम एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह और काम करते हैं। जैसे या तो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करेंगे, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करेंगे, या वर्ब के साथ साथ एडवर्ब का काम भी करते हैं। इसलिए इनको हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। सारे के सारे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इट इज ऑफ टू टाइप्स। इन्फिनिटिव आपका टू टाइप्स का होता है, एक है आपका सिंपल इन्फिनिटिव और एक है आपका क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगर हम फंक्शन देखें, देखिए सिंपल इन्फिनिटिव को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव का स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू हैव द कंप्लीट टीचिंग ऑफ इन्फिनिटिव। सो फंक्शन देखते हैं। सिंपल इन्फिनिटिव वर्क्स एज अ नाउन इन 5 वेज। सिंपल इन्फिनिटिव एक नाउन के तरीके से 5 वेज में काम करता है। लेकिन हमने कहा कि नाउन के तरीके से, तो नाउन के फंक्शन आने चाहिए। तो नाउन के फंक्शन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए मैं एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं। मैंने कहा जॉन इज रीडिंग अ बुक इन हिज रूम। ओके, 3 नाउन्स आए, जॉन, बुक और रूम, 3 नाउन्स हैं। अब देखिए जॉन इज रीडिंग, तो इज रीडिंग का सब्जेक्ट कौन है? जॉन, यानी नाउन इज रीडिंग का सब्जेक्ट। फिर जॉन इज रीडिंग हिज बुक, तो बुक क्या है? रीडिंग का ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट है नाउन। फिर देखिए इन हिज रूम, इन के बाद में आया है रूम। इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो रूम क्या है? रूम जो नाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इनका। यानी हमने इस सेंटेंस में देखा कि नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, नाउन किसी वर्ब का किसी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट,
अब इसमें यू आर अ स्टूडेंट में आर क्या है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि आर हेल्पिंग नहीं है, आर यहां लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में जो भी आता है वो लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट होता है। तो स्टूडेंट क्या है, आर का कंप्लीमेंट, यानी कोई नाउन किसी वर्ब का कंप्लीमेंट भी बनता है। तो फिर हमने ये जाना कि नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है। अगर ऐसा ही काम हमारा इंफिनिटिव करेगा तो हम कहेंगे कि ये नाउन का काम कर रहा है और ये सिंपल इंफिनिटिव है। चलिए देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है आपका सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। व्हेन एन इंफिनिटिव अपीयर्स जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, जब कोई इंफिनिटिव किसी मेन वर्ब के ठीक पहले अपीयर होता है, इट इज सेड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब। तो हम कहते हैं कि ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। जैसे देखिए आप यहां आपने देखा टू जंप, ये टू जंप आपका इंफिनिटिव है, ठीक है, ये आपका इंफिनिटिव है। टू जंप ओवर दिस वॉल, और ये जो ओवर दिस वॉल है ये टू जंप के एसोसिएट हैं, ये इसके साथ ही हैं, ये इसके साथ ही रहेंगे। तो इंफिनिटिव और उसके एसोसिएट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, इंफिनिटिव फ्रेज। ये पूरा पूरा इंफिनिटिव फ्रेज इस मेन वर्ब के पहले आया है। ये देखो मेन वर्ब क्या है आपकी, इज ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब होती है, वो मेन वर्ब की तरह ही आती है। तो ये देखिए इस लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये टू जंप ओवर दिस वॉल, और ये सब्जेक्ट है तो फिर ये नाउन का काम कर रहा है, यानी सिंपल इंफिनिटिव है। इसी तरीके से यहां देखिए, यहां देखेंगे आप टू गेट, टू गेट आपका इंफिनिटिव है और टू गेट के एसोसिएट्स क्या हैं, विक्ट्री इन द गेम ऑफ डाइस। ओके, ये एसोसिएट्स हैं। तो ये एसोसिएट्स और इंफिनिटिव मिलकर के बनाया इंफिनिटिव फ्रेज, और ये वाज का सब्जेक्ट है, ये वाज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बनना एक नाउन का काम है। इसका मतलब है ये सिंपल इंफिनिटिव है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। When an infinitive appears after an action verb and answers the question of what, it is said to be working as the object of the action verb। देखिए बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि appears after an action verb। देखिए एक तो एक्शन वर्ब, आप वर्ड याद रखिए कि एक्शन वर्ब के बाद में अगर कोई इंफिनिटिव आता है, एक्शन वर्ब का मतलब जैसे गो एक एक्शन है, कम एक्शन है, थिंक एक्शन है, प्रॉमिस एक्शन है, ट्राई एक्शन है। तो एक्शन वर्ब के बाद में अगर कोई इंफिनिटिव आता है एंड आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, ये भी आप याद रखिए कि एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला इंफिनिटिव अगर व्हाट के क्वेश्चन का आंसर बनता है तो इट इज सेड टू बी वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन वर्ब। तो हम कहते हैं कि ये एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर क्वेश्चन करना भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहां आया ही वांट्स टू बाई अ कार दिस ईयर, यहां आप देखेंगे वांट्स क्या है, एक एक्शन वर्ब है। ओके, यहां देखिए शी प्रॉमिस टू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टीज, इसमें प्रॉमिस क्या है, एक एक्शन वर्ब है। यहां देखिए दे ऑर्डर्ड मी टू गो देयर एट वंस, ये ऑर्डर्ड क्या है, एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, अब इसके आगे देखो एक इंफिनिटिव ये आया हुआ है, ठीक, टू बाई, ये टू बाई एक इंफिनिटिव आया है और इसके साथ में एसोसिएट्स भी हैं, ये पूरा फ्रेज बना रहा है। यहां पर देखिए टू हेल्प आया हुआ है और ये टू हेल्प भी एक फ्रेज बना रहा है, इसके भी एसोसिएट्स हैं, ये देखिए ये सब इसके एसोसिएट्स हैं और ये फ्रेज बना रहा है। यानी ये पूरा इंफिनिटिव फ्रेज है, टू हेल्प से लेकर के लास्ट तक, यहाँ टू बाई से लेकर ईयर तक आपका फ्रेज है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये इंफिनिटिव है और ये इंफिनिटिव भी एक फ्रेज बना रहा है, इनके साथ में मिलकर के ये वर्ड्स एसोसिएट्स हैं इसके। ये टू गो से लेकर वंस तक आपका पूरा इंफिनिटिव फ्रेज है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन किया जाता है आपका एक्शन वर्ब तक। अब हम एक्शन वर्ब के बाद वाले वर्ड्स को क्वेश्चन में शामिल नहीं करते, तो हम यहाँ वांट्स तक क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डज ही वांट, द आंसर इज टू बाई अ कार दिस ईयर। सो व्हाट का आंसर बन रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है वांट्स का और ये सिंपल इंफिनिटिव है।
शी प्रॉमिस टू हेल्प मी, यहां प्रॉमिस तक करिए आप क्वेश्चन, व्हाट डिड शी प्रॉमिस टू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टीज, व्हाट का आंसर बन रहा है ये। तो ये प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है पूरा फ्रेज। व्हाट डिड दे ऑर्डर टू गो देयर एट वंस, whom did they order, me, whom का आंसर है me और what का आंसर कौन है, to go there at once। तो ये भी ऑब्जेक्ट है ऑर्डर का। सो इस तरीके से हम जान गए कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम करना नाउन का काम है और ये सिंपल इंफिनिटिव है। इफ नोट देखिए जरा, इफ एन इंफिनिटिव अपीयर्ड आफ्टर एन एक्शन वर्ब डज नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, यहाँ ऑफ व्हाट भी होना चाहिए, ऑफ व्हाट इट मस्ट बी वर्किंग एज अ क्वालिफाइंग इंफिनिटिव। बड़ी रिमार्केबल थिंग है ये कि अगर कोई इंफिनिटिव, जैसे एक्शन वर्ब के बाद में ये इंफिनिटिव आ रहे हैं, अगर ये व्हाट का आंसर नहीं होते तो फिर ये सिंपल इंफिनिटिव होते ही नहीं, फिर ये क्वालिफाइंग होते, या तो ये एडवर्ब का काम कर रहे होते या फिर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे होते। तो अगर एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला इंफिनिटिव व्हाट का आंसर नहीं होगा तो फिर वो क्वालिफाइंग इंफिनिटिव होगा निश्चित ही। आगे देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। when an infinitive appears after a linking verb, हम यहाँ ये भी बताएंगे linking verb क्या है। ओके, linking verb and answers the question of what, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, answers the question of what। ओके, ये भी आपको याद रखना होगा, answers the question of what, it is said to be working as the complement of the linking verb। देखिए लिंकिंग वर्ब क्या है, जैसे एज, आर, एम, वाज वर्ब, इनको आप हेल्पिंग वर्ब समझते हैं लेकिन ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती हैं। जब इनके साथ में कोई एक और वर्ब आएगी, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, तब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। और अगर इनके साथ में कोई भी वर्ब नहीं आती तो फिर ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो ना तो खुद किसी एक्शन को शो करती हैं और ना ही उनके साथ कोई एक्शन वर्ब आती है जिसकी वो हेल्प कर सकें। तो हेल्प भी नहीं करती किसी की और ना खुद किसी एक्शन को शो करती हैं, वो सब लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, इसमें कोई एक्शन नहीं है और आर किसी की हेल्प भी नहीं कर रही, तो लिंकिंग है। इसी तरीके से कुछ और वर्ब्स होती हैं जो लिंकिंग होती हैं, वो एक्शन को शो तो करती हैं लेकिन उनमें एक खास बात यह है कि उस एक्शन को कोई कर नहीं रहा होता है, वो एक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है। ऐसी वर्ब्स भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे लुक, सीम, अपीयर, साउंड, टेस्ट, रिमेन, बिकम। यू लुक वरीड, आप वरीड दिखते हैं, तो एक्शन तो हो रही है लेकिन इस एक्शन को आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप दिख रहे हैं, वरीड, तो कोई कर नहीं रहा है। तो लुक क्या है, ये एक आपकी लिंकिंग वर्ब है। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरे तरफ देखा, ये लिंकिंग नहीं है, इसमें एक्शन हुई है देखने की और उसने ये एक्शन की है, ये अपने आप नहीं हुई। ही लुक्ड एट मी। सो अगर कोई एक्शन है और उसको कोई कर नहीं रहा है तो वो वर्ब आपकी जो है लिंकिंग है। और लिंकिंग वर्ब की खासियत होती है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो भी आता है वो उसका कंप्लीमेंट होता है। अब अगर हमारा इंफिनिटिव या इंफिनिटिव फ्रेज किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है और व्हाट का आंसर बनता है तो फिर वो कंप्लीमेंट है। एक्शन वर्ब के बाद आकर के व्हाट का आंसर बनेगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में आकर व्हाट का आंसर बनेगा तो फिर वो कंप्लीमेंट है। जैसे देखिए, ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। अब सीम्स आपकी जो है लिंकिंग वर्ब है, यहां पर देखिए इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, यहां इज आपकी लिंकिंग वर्ब है। अब इस लिंकिंग वर्ब के बाद में ये देखो इंफिनिटिव और इसके एसोसिएट्स भी हैं साथ में, ये इतने एसोसिएट्स लगे हुए, टू बी आपका इंफिनिटिव है और बाकी इसके एसोसिएट्स हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर के इंफिनिटिव फ्रेज बना रहे हैं और ये सीम के बाद आए हैं, कंप्लीमेंट हैं। क्वेश्चन करके देख लो, सीम तक करेंगे क्वेश्चन। व्हाट डज ही सीम टू बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। टू सी इज टू बिलीव, देखो एक आया है लिंकिंग वर्ब के पहले इंफिनिटिव, ये फ्रेज नहीं है, ये अकेला इंफिनिटिव है, ये भी अकेला इंफिनिटिव है, फ्रेज नहीं बना रहा है। और ये इंफिनिटिव लिंकिंग वर्ब के बाद में आया है, ये पहले आया, जो पहले आया वो सब्जेक्ट है और जो बाद में आया वो कंप्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब का काम ही यही होता है कि वो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में लिंक बनाती है, ब्रिज बनाती है। माई एम इज टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास।
अब देखिए माई एम सब्जेक्ट है और टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास ये आपका कंप्लीमेंट है। व्हाट इज माई एम? टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। यहां पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज टू सी? टू बिलीव। ओके, सो ये सब कंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं और ये काम करना भी नाउन का काम है और ये हमारा सिंपल इंफिनिटिव है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी सिंपल इंफिनिटिव है, ये भी सिंपल इंफिनिटिव है। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, any word, phrase, clause that appears after a preposition is always the object of the preposition। कोई भी word, कोई भी phrase, कोई भी clause जो preposition के बाद में appear होता है वो preposition का object होता है। मैं already आपको बता चुका हूँ। So if an infinitive appears after a preposition, it is called simple infinitive working as ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। और इसीलिए जब कोई भी इंफिनिटिव किसी प्रेपोजिशन के बाद अपीयर होता है तो ये कहा जाता है कि ये उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जरा देखिए यहां हमारे पास प्रेपोजिशन है अबाउट, फिर देखिए बट, जिसको आप केवल एक कंजंक्शन समझते हैं, वो कंजंक्शन भी होता है और एडवर्ब का भी काम करता है और प्रेपोजिशन का भी काम करता है। अगर बट का मीनिंग ओनली हो तो एडवर्ब है, बट का मीनिंग लेकिन हो तो कंजंक्शन है, और बट का मतलब एक्सेप्ट हो। देखिए ये एक्सेप्ट जो है यही मीनिंग हमारा क्या कहते हैं बट का भी है। यहां पर बट का मीनिंग यही है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट भी प्रपोजिशन है और एक्सेप्ट ही मीनिंग है बट का, ये भी प्रपोजिशन है। अब इनके बाद में ये देखो इन्फिनिटिव आए हुए हैं, टू कम, ठीक है, ये आपका आया है टू कम नाउ, ये आया है टू अवॉइड द डिस्प्यूट और टू बोस्ट ऑफ हरसेल्फ। ये सब के सब प्रेपोजिशन के बाद में आए हैं तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, खास बात जानने की ये जरूरत है कि मैंने आपको जब ये चार्ट दिखाया था क्लासिफिकेशन का तो ये दिखाया था कि सिंपल इंफिनिटिव और जेरेंड का एक काम होता है, यही काम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का जेरेंड भी करता है। तो यहां हमें समझ लेना चाहिए कि अबाउट, बट एंड एक्सेप्ट आर द ओनली prepositions which are followed by an infinitive. The rest of the prepositions are followed by gerund instead of an infinitive। हाँ, यही 3 केवल prepositions हैं जिनके बाद में infinitive आता है, बाकी किसी preposition के बाद में preposition का object बनके infinitive नहीं आता। बाकी सारे prepositions के बाद में क्या कहते हैं gerund आता है। gerund का भी काम यही है, मीनिंग यही है। चलिए इसका जो है सिंपल इंफिनिटिव का लास्ट फंक्शन है केस इन अपोजिशन, नॉट अपोजिशन। अपोजिशन मींस होता है साइड बाय साइड, केस इन अपोजिशन टू डमीट। चलिए देखिए, एन इंफिनिटिव और इंफिनिटिव फ्रेज वर्किंग एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इट एंड मेड अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। द इंफिनिटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय इट इज सेड टू बी इन केस इन अपोजिशन। हाँ, अगर कोई इंफिनिटिव या इंफिनिटिव फ्रेज सब्जेक्ट बनकर आया है वर्ब का तो उस इंफिनिटिव या इंफिनिटिव फ्रेज को आप इट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उस इंफिनिटिव या इंफिनिटिव फ्रेज को आप प्रेडिकेट का पार्ट बना सकते हैं। इस फंक्शन को कहते हैं केस इन अपोजिशन टू डमीट। जैसे देखिए यहां आप देखेंगे ये पूरा फ्रेज है आपका इंफिनिटिव फ्रेज, यहां से चला आया माउंटेन तक और ये इज का सब्जेक्ट है और ये इज से लेकर के यहां तक आपका पूरा प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट पार्ट में यहां हम ला करके मी के बाद में इसको ज्वाइन कर दें और यहां इट से इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम दिस माउंटेन, ये है आपका टू क्लाइम दिस माउंटेन, इट के अपोजिशन में कहा जाएगा, ये केस इन अपोजिशन टू डमीट है। टू टीज अदर्स, देखो फिर ये आपका एक इंफिनिटिव फ्रेज आया, टू टीज अदर्स, ये वाज का सब्जेक्ट है और वाज से लेकर के ये आपका पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। अब यहाँ हैबिट के बाद में इसको हम ज्वाइन कर दें और यहाँ इट से इंट्रोड्यूस कर दें, इसी को कहते हैं केस इन अपोजिशन टू डमी इट। इट वाज हिज हैबिट टू टीज अदर्स। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।